वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर है और इस लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से पूरे देश में जो सिचुएशन हो चुकी है, तो कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि कोई ऐसा लाइव सेशन किया जाए जिससे हम बच्चों को इंटरैक्ट करें और जो फाइनल काउंटडाउन है, हमारा ड्रीम, हमारा सपना नीट एस्पिरेंट्स को लेकर, उसके विषय में बात करें। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरा नाम विष्णुदेव तिवारी है और मैं सेंटर डायरेक्टर हूं आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी, नासिक, रायपुर, भिलाई। आकाश के डिफरेंट 7 सेंटर हैं। बीइंग ए टीचर एंड मेंटर, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में इन्वॉल्व हूँ। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये है कि आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो लास्ट जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स अभी 220 यानी 2020 में जिनको नीट का एग्ज़ाम देना है, उनके पास वक्त कम है। कोविड-19 पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक मौका मिला है, वो अपने प्रिपरेशंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस विषम परिस्थितियों में आपने फील किया होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने फील किया है कि जब पूरा देश एक महामारी से, पूरा विश्व ग्लोबली जूझ रहा है, तो एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी फील्ड है जिसको लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं, और जो मेडिकल फील्ड है जिसे ईश्वर का दूसरा दर्जा दिया जाता है। और हम में से जिन लोगों ने भी अगर ऐसे सपने सजोए हैं कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, हमें नीट क्रैक करना है, तो एक बहुत अच्छा अवसर है। में जो मैं टिप्स दूंगा, जो मैं बातें बताऊंगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। हमने इसको अगर सिर्फ फॉलो कर लिया तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी नीट के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका सिलेक्शंस बहुत आसानी से होगा। ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस पहला पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि साहब, ये एक एक दिन आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं ये कहूंगा आपको एक एक दिन, एक एक पल उसमें इन्वॉल्व होना है। एक स्टोरी से मैं बात को शुरुआत करता हूं। जो भी स्टूडेंट्स और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पता है, लेकिन हम क्यों इसको ऐसे कैजुअल लेते हैं? प्लीज, आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक आपने कम पढ़ा है, अभी तक आपकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई थी, क्या हम 70 दिनों में कुछ कर पाएंगे? मैं पूरा विजन, पूरा एक्शन प्लान देता हूं और चैलेंज के साथ देता हूं। अगर अब से हमने कल से इस चीज को स्टार्ट किया तो हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हम हमारे सपनों को अचीव करेंगे। लेकिन मैं एक स्टोरी से अपनी बात को रखना चाहता हूं। 5000 साल पहले एक टीचर अपने कुछ स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहे थे। जो भी उन्होंने सिखाया था, करीब 105 स्टूडेंट्स उनके थे। अभी एक कहानी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है, फील किया है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने जो भी कुछ सिखाया, अपने 105 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और बोला, आप लोग रेडी हैं? मैंने आपको जो सिखाया है, आज उसका टेस्ट है, उसकी परीक्षा है। जितने भी स्टूडेंट्स ने बड़े विनम्रता से कहा, जी सर, वी आर रेडी। उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई थी और उसके बाद से एक एक करके हर स्टूडेंट से पूछे, आर यू रेडी? आप तैयार हो? उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक लकड़ी की चिड़िया रख दी थी और बोला कि आपको संधान करना है उसकी आंख का। और एक एक करके वो पूछना शुरू करते हैं। पहले स्टूडेंट से, पहले पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि आपने क्या दिख रहा है? जवाब देते हैं, सर
मुझे पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, आपके चरण दिख रहे हैं। बोलते हैं नहीं, आप नहीं, नेक्स्ट। ऐसे एक एक करके वो सबसे पूछते हैं। दूसरे से पूछा, आपने क्या दिखा? ऐसा ही जवाब, मुझे बादल दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है। इस तरीके से 1 by 1 वो पूछते हैं। फिर एक स्टूडेंट से पूछते हैं, क्या दिख रहा है आपको? जवाब आता है, गुरुदेव मुझे तो बस उसकी वो आंख दिख रही है जिसका मुझे संधान करना है। स्टोरी आपने सुनी होगी। और इसका जवाब जैसे ही आता है, गुरुदेव आज्ञा देते हैं, ठीक है बेटा, संधान करो। रिजल्ट्स आपको पता है, वो तीर उसकी आंख में जाके लगता है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का एक ही उद्देश्य है, हमें हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य क्लियर कट विजिबल होना चाहिए। हम कुछ और क्यों देखें? अगर हमने एक डेट दे दी, अगर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया है, हमने हमारे सपने देख रखे हैं, हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, जिस दिन नीट का एग्जाम होगा वो हमारी वो आंख है जिसे हमें सिर्फ देखना है, कोई और चीज आगे पीछे नहीं। फिक्स कर लीजिए। दूसरा विषय, मैं चाहता हूं हम जितने भी स्टूडेंट हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो भी उनका टारगेट है, जो लक्ष्य है, हम सभी के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशनल व्यक्ति होता है। और हम सभी रिश्तों से जुड़े होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। मैं एक स्टेटमेंट चाहता हूं कि साहब, आपने जिस किसी भी रिश्तों को बहुत सम्मान दिया, बहुत माना है अब तक, कोई भी रिश्ता होगा, मैं हर स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं, मान लेता हूं आपके वो फादर हैं या मदर हैं, आपके माँ बाप हैं, कोई भी रिश्ता, छोटा भाई बहन भी हो सकता है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है वो इस दुनिया में हो या इस दुनिया में ना हो। लेकिन आप एहसास करना कि जिस किसी रिश्ते को आपने आज तक सबसे ज्यादा मोहब्बत किया है, सम्मान दिया है, एक एहसास कर लेना, अगर आप सेलेक्ट होगे, अगर आप परफॉर्म करोगे, अगर आप नीट क्वालिफाई करोगे, तो कितना प्राइड वो फील करेंगे। उस क्षण को एहसास करना। दूसरी तरफ अगर आप न कर पाए तो कैसे फेस करोगे? इस दुनिया में कोई व्यक्ति हारना नहीं चाहता, और हमारे पास वक्त है। हम इस दुनिया में हारने के लिए नहीं आए हैं। एक एहसास कर लेना, ये आपको बेचैन करेगा और आपको एनर्जी देगा। और मैं चाहता हूं आने वाले 70 डेज, 70 दिन, एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अब सोचो, पूरे देश में कोविड-19 पॉइंट ऑफ व्यू से लॉकडाउन की स्थिति है। आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। इस टाइम को आप अपना 100% दे सकते हैं। और क्या करना है, क्या समझना है, जरा इसके लिए कोशिश करेंगे। तो अभी तक का मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट एक्सप्लेन किया, एक स्टोरी के रूप में। जैसे अर्जुन ने सिर्फ एक चिड़िया की आंख देखी थी, हमें सिर्फ वो आंख दिखनी है। और दूसरा विषय, जिस किसी रिश्ते को आपने अब तक सबसे ज्यादा माना है, सम्मान दिया है, मोहब्बत की है, एहसास कर लो, अगर परफॉर्म करोगे तो कितना प्राइड वो फील करेंगे। और अगर ना कर पाए तो कैसे फेस करोगे। इस दुनिया में कोई हारना नहीं चाहता, और हमारे पास स्ट्रेटेजी है, बशर्ते हमने इसको फॉलो किया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, आने वाले समय एक एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और सबसे पहली चीज, ये अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर हमारी तैयारी ठीक से नहीं हुई है तो क्या अभी हम कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। क्या करना है ध्यान से समझेंगे। किसी भी कंपटीशन के लिए क्या पढ़ना है उससे कई गुना इंपॉर्टेंट होता है हमें क्या नहीं पढ़ना है। वक्त हमारे पास कम है। फाइनल काउंटडाउन क्या होता है, फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होती है मेडिकल के लिए, हमें उसको समझना है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला विषय यह है कि आपको पता है कि जो नीट का पेपर है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, 3 विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हर स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है कि इसमें बायोलॉजी 50% होता है, 50%, ऐसे ही 25% केमिस्ट्री और 25% फिजिक्स। एक जनरल सा स्टेटमेंट हमने सुना है, आपको पता है कि
टोटल हर सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, लगभग टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, माइनस मार्किंग 25%, कुल 720 नंबर का हमारा एग्जाम है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अगर आपको आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या सक्सेसफुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने एडमिशन चाहिए, तो आपके मार्क्स जो पिछले सालों के कट ऑफ आ रहे हैं लगभग 580 के आसपास होने चाहिए। अब 580 या 600 के आसपास का हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, आप समझो, फील करो। आज के डेट में मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर दूं, इस देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज अगर आप ले लो, सबको पता है नंबर 1 पे एम्स दिल्ली है, उसके बाद चाहे BHU हो या KGMC हो, जिपमर, मौलाना आज़ाद, कोई भी कॉलेज है। आज के डेट में पूरे देश का ऐसा कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पे मेरे स्टूडेंट ना हो। हर साल वो नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं 2 बातें शेयर करने के बाद आपको उस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, कोई भी रिकॉर्ड होता है, मिथ होता है टूटने के लिए। वाराणसी से मैं बिलोंग करता हूं, जिसको बनारस के नाम से जानते हैं, जिसको काशी कहते हैं। पिछले 10 वर्षों से मैं काशी में इन्वॉल्व हूं, बच्चों के बीच में रहता हूं। 2015 से पहले बनारस से सिंगल डिजिट रैंक नीट में नहीं आती थी। एक सपना था कि हमारा बच्चा बनारस से एम्स दिल्ली क्वालिफाई करे। हम लोगों ने पूरा वर्क किया और एक बच्चे ने जी जान लगाया। 2017 में RN राज सिंह, लगभग हर कोई इस नाम को जानता है। 2017 में RN राज सिंह की ऑल इंडिया लेवल पे 9th रैंक आई और ये यूपी की फर्स्ट रैंक थी। बनारस से ये पहली बार हुआ था। बनारस का नाम एजुकेशन फील्ड में लाइमलाइट में आया। और इत्तेफाक दूसरा विषय मैं बता दूं, एम्स में अगर हमें जनरल कैटेगरी के हैं तो हमारी रैंक विद इन 50 होनी चाहिए। बहुत टफ कंपटीशन होता है। हर स्टेट से 2 या 3 ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। 2017 ने एक ऐसा कीर्तिमान बना दिया कि उस साल भी एम्स में 3 बच्चे उत्तर प्रदेश से थे और तीनों इत्तेफाक था कि बनारस से थे। 2017 में ये इंस्पिरेशन मिली, हमें प्रेरणा मिली, इन बच्चों के रूप में मिली। और फिर एक बच्चे को मैंने, जो उस समय 11th में था, उसको जब हमने फेलिसिटेशन कराया, इन बच्चों को सम्मानित किया, वो 11th में बच्चा था, उस बच्चे का नाम है अक्षत कौशिक। उसका एक कमिटमेंट उसको एहसास दिलाया। उसका स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है। 2017 में उसने कहा, सर जब 2019 में मैं एग्जाम दूंगा तो मैं आर्यन भैया के रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। मैं फिर से यूपी की फर्स्ट रैंक और टॉप 5 में लाने की कोशिश करूंगा। साहब, ये कमिटमेंट होता है। और ये कमिटमेंट देने के बाद की स्थिति क्या है? जब 2019 का रिजल्ट आया, आपको क्या लगा? उस बच्चे ने यूं ही मजाक में बोला। 2019 के रिजल्ट्स में बनारस से पहली बार विद इन 5 रैंक, नीट में 2nd और 3rd जिस बच्चे के रैंक थे, बराबर नंबर थे, अक्षत कौशिक की रैंक ऑल इंडिया 3rd आई। एम्स का रिजल्ट आया, उस बच्चे की रैंक फिर से ऑल इंडिया 3rd आई। एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, सबने सुना होगा, KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। उस एग्जाम्स में भी इस बच्चे की रैंक ऑल इंडिया 1st आई। मैं इस कमिटमेंट को, उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि साहब, अगर उसने कमिटमेंट कर लिया तो आप सोचो ना उसके मन में क्या है कि साहब अब तो बोल दिया, अब तो करना है, जान लगा देंगे, कैसे नहीं होगा। और हुआ। 2019 से पहले कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं 2 स्टेटमेंट देता हूं कि बनारस का बच्चा भी टॉप 5 में आ सकता है। बनारस का बच्चा, इसके साथ ही साथ मैं एक और नाम बोलूंगा। एक छोटा सा जगह है महाराष्ट्र में, नासिक। आज तक कभी नासिक से महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक नहीं आई थी, कभी नहीं आया। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमने एनालाइज किया। हमने उन बच्चों से, कुछ बच्चों से बात किया। वहां एक और नाम एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सार्थक भट्ट। 2019 में उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 6th और महाराष्ट्र की 1st रैंक आई।
ये दो चीजें अभी तक अगर हम गौर करें तो हमने कुछ शहर के नाम सुने हैं भाई। हमने सुना है साहब कोटा में बच्चे बहुत रहते हैं, टॉप करते हैं। जी हाँ, 1.5 लाख 2 लाख बच्चे वहां तैयारी करते हैं मेडिकल की। फिर दिल्ली में भी रहते हैं, बॉम्बे में भी रहते हैं। लेकिन 2019 ने सारे मिथ और सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। एक छोटे शहर का बच्चा, बनारस का बच्चा, बनारस में रह के तैयारी किया और पूरे देश में 3रा स्थान लाया। नासिक का बच्चा नासिक में रह के ढंग से पढ़ा और नासिक सेंटर से पढ़ने के बाद उसकी रैंक ऑल इंडिया 6th आई। पहली बार उसने महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक दिया, यूपी से फिर से फर्स्ट रैंक आई। ये एग्जाम्पल है कि साहब अगर हमने कुछ चीजें सोच ली, और एक बहुत बड़ा मिथ टूटा था 2019 में, क्योंकि टॉप 10 में नीट में एक सिंगल बच्चा कोटा में रह के पढ़ने वाला नहीं था। आप सोचो बनारस में कितने बच्चे तैयारी करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में आकाश में भी जो बच्चे थे वो 500 थे, नासिक में 300 बच्चे थे। हम कॉम्पीट कर रहे हैं लगभग 1.5 लाख 2 लाख बच्चों के बीच में। मैं ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, आप इस एग्जाम्पल को सोचो जरा और फिर ये मन से निकाल दो कि आपसे नहीं होगा। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैं एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं, आपने जो फॉलो करने की कोशिश करनी है। अभी आने वाले एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या करना है उससे पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूं भाई, कि आपको ये चीज मन से निकालनी है कि अभी वक्त कम है, हमारी तैयारी कम है, हमसे ना होगा। मैं चैलेंज देता हूं, आप बहुत आसानी से करोगे। बस एक बार मन में इसको बैठा लो, हमने करना है। क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल दिए वो उससे पहले भी कभी नहीं हुए थे। आज तक कभी भी बनारस से किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY में या नीट और एम्स में 3rd रैंक नहीं आई थी। नासिक से भी महाराष्ट्र की 1st रैंक नहीं आई थी। और 2019 में अगर मैं बताऊं कि 3 स्टेट की बात करें, बहुत छोटे से हैं। एक छत्तीसगढ़ बहुत छोटा सा स्टेट है, पिछड़ा हुआ एरिया है। राजनांदगांव एक बहुत छोटी सी जगह है, वो कोई नहीं जानता है, नाम नहीं सुना है। वहां के एक बच्चे को हम लोगों ने वर्क किया था और उस बच्चे की भी रैंक छत्तीसगढ़ स्टेट की 1st रैंक आई थी। रायपुर का नहीं था, वो भिलाई का नहीं था, बड़े स्टेब्लिश शहर का नहीं था। इवन जब उसको एग्जाम देने के लिए बोला, उसने कहा सर मैंने तो कभी फ्लाइट ही नहीं देखी है, कभी देखा नहीं है, मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा। आज के दौर में ऐसे भी बच्चे हैं और फाइनली वो एम्स में है, यानी देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में है। अब आप इसको इत्तेफाक मानो या समझने की कोशिश करो कि यूपी की 1st रैंक बनारस आकाश से है, महाराष्ट्र की 1st रैंक नीट की नासिक आकाश से है और छत्तीसगढ़ की भी 1st रैंक वो आकाश के हमारे रायपुर सेंटर से थी। मैं जो बात आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, आने वाले दिन की जो स्ट्रेटेजी होगी, पहला विषय आपको करना क्या है जरा समझिए। सबसे पहली चीज ये बच्चों के मन में होता है कि साहब हमारा फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है और इस वजह से हमारा नहीं हो रहा है। न्यूमेरिकल हमें आते नहीं हैं। क्या हम 2 महीने में, 3 महीने में, या हमारे पास जो वक्त बचा है, हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसे करें? फिजिक्स टफ लगता है, डर लगता है। फिजिकल केमिस्ट्री भी कुछ वैसा ही है। ये अपने मन से निकालिए प्लीज। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। 50% जो आपका सिलेबस है वो बायोलॉजी है और बायोलॉजी के जो 100% 100% जो क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी की लाइन से लगभग कोशिश किए जाते हैं। वो थ्योरेटिकल है, यानी पूरा का पूरा बायोलॉजी। साथ ही साथ केमिस्ट्री में अगर आइए आप, केमिस्ट्री में भी 2 पोर्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी थ्योरेटिकल होते हैं, एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि 50% यानी 50% बायोलॉजी और प्लस 20% केमिस्ट्री, 70% हो गया। फिजिक्स में भी कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स थ्योरेटिकल होता है, आसान टॉपिक होते हैं, उसको जोड़ा जाए तो 5% और आ गया, यानी 75%। 75% हमारे हाथ में है और हम कहां भटक रहे हैं। और ईमानदारी से प्लीज समझिए, आखिरी लास्ट काउंटडाउन की स्ट्रेटेजी एकदम अलग होती है। स्मार्ट वर्क को समझने की कोशिश करिए।
हम अगर ये बोलें कि लास्ट के समय में हम डिटेल पढ़ें, साहब नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या करें ये समझने की जरूरत है। अब लास्ट के समय में आपने करना क्या है, बहुत आसान सी चीज बता रहा हूं। इस 75% जो थियोरेटिकल पोर्शन है ये आपके हाथ में है, और इस 75% में 70% आप बहुत आसान तरीके से कुछ स्ट्रेटेजी बनाओ। बहुत आसानी से मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूं, बहुत ढंग से समझेंगे, आपको क्लियर कट कॉन्फिडेंस आएगा। यानी आप ये मन से हमेशा के लिए कतई आप इस मन में न बैठाओ कि फिजिक्स अगर आपकी वीक है या आपके न्यूमेरिकल नहीं होते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हम बहानेबाजी करते हैं। एक छोटी सी बीमारी बहाने साइटेसिस के हम शिकार हैं। प्लीज इसको मन से निकालो। आप सोचो आपने करना क्या है। आपको पता है आपने 11th में या 12th में एनसीईआरटी पढ़ी है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, बायोलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, थ्योरेटिकल है। मैं एक समय एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप सुबह जब भी सो के उठो, प्लीज आप सुबह जब भी सो के उठो, अब से कल से 0 से स्टार्ट करो। पहला 1 घंटा, एक बात याद रखेंगे, आप जब उठते हो, आप 8 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जब सो के उठो, पहला 1 घंटा सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ना है। और एक और चीज की मैं अपील करना चाहता हूं, अगर आप रात भर में सोए हैं तो आपकी बॉडी में एटीपी जनरेट हुआ है। बायोलॉजिकली आप समझो, आप सुबह ऊर्जावान होते हैं, तो कम से कम सो के उठ के सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर मुंह धो के ब्रश करना है और कुछ नहीं, और सिर्फ बैठ जाना है। और बैठ के पढ़ना क्या है, बहुत आसान सी चीज, एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी बायोलॉजी की पढ़िए, आपको समझ में आएगा। नहीं तो एक बात याद रखेंगे, उन चीजों को आपने 11th में पढ़ा है, उनको आपने 12th में पढ़ा है। और एक स्टेटमेंट याद करना कि साहब 90% 90% बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के लाइन से आएंगे। अब क्या करना चाहिए, हमें उसको 2 बार 3 बार 4 बार 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 पढ़ना है। एक बात हमेशा याद रखना, एक पुरानी कहावत आपने सुनी है कि 4 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 4 बार पढ़ो। लेकिन हम एनसीईआरटी को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो आप सुबह का कम से कम 1 घंटा सबसे पहले बायोलॉजी और दूसरा 1 घंटा केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पे इन्वॉल्व हो जाओ। ये 2 घंटे आप ईमानदारी से, 1 घंटे बाद आप सब्जेक्ट चेंज कर दो, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कभी भी 2 घंटे से ज्यादा हम लगातार बैठ के पढ़ भी तो नहीं सकते। तो इस तरीके से आप 2 घंटे सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, और उसमें भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर आप रिफ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो, नहा लो। लेकिन उससे पहले सो के उठने के तुरंत बाद कम से कम 2 घंटे एनसीईआरटी को पढ़ो। इस चीज की अभी से आदत डालो। एक बात याद रखिए, आदत हमने हमारी खुद बनाई है। किसी चीज को हम लगातार करेंगे, 15-20 दिन करेंगे, वो हमारी आदत बनेगी। सुबह उठ के इसको पढ़ने की प्लीज हमने आदत बनानी है। एक पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे, पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस, आपके पास जो भी सिस्टम है, पिछले 15 सालों के आए हुए क्वेश्चंस आपको मैं एक्सप्लेन कर दो। 35%, 35%, 30 से 35% तक, 30 to 35% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं चाहता हूं सिर्फ आप एक चीज का कमिटमेंट कर दो, एक चीज के लिए कसम खा लीजिए कि साहब अगर एनसीईआरटी की लाइन से कोई क्वेश्चन आएगा तो हमसे गलत ना होगा। और इसके लिए मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं, आप कमिटमेंट करिए कि डेली हम वर्क करेंगे, पढ़ेंगे, फिर रिपीट करेंगे, और कम से कम ये जो अपने से खुद एश्योर हो जाओ, कम से कम आपने 10 टाइम्स से ज्यादा, 10 बार से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है। एक बचपन में आपने कहावत सुनी होगी, जब आप छोटे होंगे, एक हिंदी में एक मुहावरा, एक कहावत सुनी होगी, आपने फील किया होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी हावत जात पे सिल पर पड़त निशान। बहुत आसान सा अर्थ है, हर बच्चे को पता है कि हम अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से बहुत बड़ी चीज हो सकती है। जो सिल, जो पत्थर है, उस पे भी एक रस्सी जैसी नाजुक चीज भी निशान बना सकती है, तोड़ सकती है। तो साहब एक आप सोचो, जो एग्जामिनर है उसने मजबूरी उसको एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनाना है।
और 90% क्वेश्चन लाइन से बनेंगे। तो अगर हमने उसको 10 टाइम से ज्यादा पढ़ लिया, बायोलॉजी हमने 10 टाइम से ज्यादा पढ़ा, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हमने 10 टाइम से ज्यादा पढ़ा, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स और थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पढ़ा, तो हमने 75% पोर्शन पढ़ा। और एक चीज का चैलेंज कर लेना कि साहब अगर एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आएंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने समझने की जरूरत है। हमारी चीज हमारे हाथ में है, हमारी चीजें हमारे कॉन्फिडेंस में है, हमने उसको बस देखना है, समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज ये प्रैक्टिस क्या होती है। मैंने बोला कि 2 घंटे हमें सुबह एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि हर 2 घंटे बाद आपके पास वक्त है, आपको रिफ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, कुछ और काम करिए। और उसके बाद जब आप बैठेंगे, प्लीज उसके बाद जब आप बैठेंगे फिर से, तब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस क्या होती है, एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, क्रिकेट से रिलेटेड है लेकिन आपको समझना है। सचिन तेंदुलकर, ब्रेड हॉग नाम का एक बॉलर है। 2007 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा था। ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया, ये नेचुरल है। लेकिन आप समझना सिचुएशन, 2007 में सचिन को क्रिकेट का गॉड बोला जाता है। आज के डेट में सचिन बहुत महान बड़ा बल्लेबाज रहा है, पूरे विश्व में उसका नाम रहा है। और ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि उसने बोल्ड किया था। ब्रेड हॉग एक न्यू कमर था ऑस्ट्रेलिया का, वो 9 से किया था। जब सचिन आउट होके पवेलियन जा रहा है, उदास है, मैच खत्म होता है और मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके, जिस बॉल से उसने सचिन को बोल्ड किया था एज ए 7 ईयर, वो सचिन रमेश तेंदुलकर के पास जाता है और कहता है, सर आज का दिन मेरे लिए हिस्टोरिकल है, आज मैंने आपको बोल्ड मारा, एज ए ऑटोग्राफ में इस दिन को यादगार बनाना चाहता हूं, प्लीज इसमें आप कुछ लिखिए। सचिन ने उस बॉल को उठाया और उसमें लिखा, यह दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। सोचो जरा, ये स्टेटमेंट लिखने समय उसके मन में क्या चल रहा होगा कि ये क्षण, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और आगे की बात समझो जरा। उसके बाद ऐसा नहीं है, 30 से 35 बार सचिन और ब्रेड हॉग आमने सामने खेले, वनडे में खेले, टेस्ट में खेले, इवन आईपीएल T20 हर मैच में खेले, बट दोबारा कभी भी ब्रेड हॉग सचिन को आउट न कर पाया। क्या मतलब है, क्या उसके मन में, सचिन के मन में क्या चल रहा होगा। साहब अब तो इज्जत की बात है, अब तो हमने लिख दिया कि ये क्षण तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, अब जो हो जाए दोबारा ये बच्चा, ये लड़का, ये न्यू कमर, ये मुझे आउट न कर पाएगा। आपने बस ये याद रखना है कि अभी चाहे जो हो जाए, एक एक दिन में हम पढ़ेंगे, इन्वॉल्व होंगे, टू द पॉइंट वर्क करेंगे और हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, क्योंकि हमारा ये सपना है, हमारा ये ड्रीम है और हम इसको करके रहेंगे। बहुत आसान सी चीज है। आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट लिखने के बाद सचिन रिलैक्स हुआ होगा? नहीं, उसने प्रैक्टिस की होगी, लगातार उसने वर्क किया होगा, चाहे जो भी किया हो वो बेचैन रहा होगा। मैं चाहता हूं आप भी बेचैन रहो। साहब प्रैक्टिस क्या है? किसी चीज को हम लगातार वर्क करें, लगातार वर्क करें और लगातार वर्क करेंगे, हमारी आदत होगी। हम पे प्रैक्टिस कर ली, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं एक लाइन का मैसेज देना चाहता हूं कि आपने करना क्या है। सुबह का 2 घंटा आप जब भी सो के उठो, कम से कम आपने एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत डाल ली है। उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके पास कोई भी सोर्स होगा, बहुत आसानी से आज की डेट में हर चीज अवेलेबल है। पहले पिछले सालों के, प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करना है। और मैं कह चुका हूं कि लगभग आप सोचो, हमने एनसीईआरटी को 10 टाइम से ज्यादा पढ़ लिया, समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब हम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे हमें से वो चीजें होने लगती हैं, क्योंकि लगभग 70 to 75% ये आपके हाथ में है।
और फिजिक्स में अगर हमें नहीं आ रहा तो आए हुए क्वेश्चंस भी मैंने बोला कि 35% तक रिपीट होते हैं। तो हमारे पास हमने 80% 85% पे वर्क कर लिया और हमारा टारगेट पहला है एनी हाउ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन, वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। और एक बात समझने की कोशिश करिएगा भी प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है अगर हम सिर्फ बहाने की बात करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने एक नाम बोला था अक्षत कौशिक का, मैंने उस बच्चे का कमिटमेंट बोला, जैसे सचिन ने लिख दिया उस बॉल पे, साहब ये दिन तेरी जिंदगी में ना आएगा। इस बच्चे ने 2017 में लिखा था कि मुझे एम्स में जाना है, मुझे नीट में विद इन 5 रैंक लानी है, बनारस से लानी है, जो आज तक कभी बनारस से हुआ नहीं। उसके बाद उसकी जो आदत थी समझने की कोशिश करना। अभी लोग बोलेंगे साहब वो लकी है, लेकिन एक बात याद रखना, उस बच्चे की जो मेहनत है, उस बच्चे का जो कमिटमेंट है, उसकी प्रैक्टिस, उसकी लगन, 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में वो करने की आदत बना लिया है। लोग कहते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये फूल कोई मुझे विरासत में न मिले हैं, इन आंखों ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अगर अक्षत की परफॉर्मेंस ऐसी है तो क्या मजाक में हुआ है? उसके पीछे उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका डेडिकेशन है। और एक अलग से स्टेटमेंट कि जिस दिन से चला हूं मैं, मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अब सोचो जरा, अगर आपके लिए विजन है, अर्जुन के लिए चिड़िया की आंख है, तो एक स्ट्रेटजी दे रहा हूं मैं, बहुत आसान सी चीज है। आपके सिलेक्शन आपके हाथ में है, आपके अंदर है, कोई मृग मरीचिका को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी थी, बहुत छोटी सी बुक है, पता है आपने 11th में पढ़ा है, आपने 12th में पढ़ा है, उसको बार बार पढ़ना है, उसके नंबर 10 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज करना है, और उसके बाद पिछले सालों के पहले आए हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी। इस पूरे सिस्टम में ये 2 सब्जेक्ट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपने 2 घंटे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली और कम से कम 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाओ। हाँ, ये लगेगा हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? प्लीज समझिए, जो थ्योरेटिकल होते हैं, अगर हमने क्वेश्चंस पढ़ा और आंसर आया, जैसे बायोलॉजी है, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो हमें हमारी गलती पता है, हम याद कर लेंगे। और 2-2.5 महीने हमारी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। हर चीज 3 महीना वक्त लेती है भूलने के लिए। अभी आप जो भी करोगे, आपका एक टारगेट है, एनी हाउ आपका मेडिकल में सिलेक्शन। तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होनी चाहिए। लास्ट के समय में, अंत के समय में कभी भी हमें कोई भी चैप्टर डिटेल नहीं पढ़ा जाता है। कोई भी फिजिक्स का चैप्टर या केमिस्ट्री का चैप्टर हमें आज तक समझ में नहीं है, चलो ऐसा करते हैं, फिर से इसको ठीक से पढ़ते हैं, वक्त है, नहीं, मत कोशिश करिए, स्किप इट, छोड़ दीजिए उसको। स्पीड में पढ़ना है, बार बार रिपीट करनी है। आप डिटेल कोई गाइड, कोई किताब पढ़ेंगे, आपका वक्त जाया होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। आपको बचाना है, इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है। और वो सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन मैं पूरा फोकस कर रहा हूं एनसीईआरटी इज हाईली इनफ। क्योंकि आप याद रखना, नीट का एग्जाम हो रहा है इस बार, एम्स भी नहीं है। आप सोचो जरा, बहुत टफ एग्जाम्स था, सबसे बड़ा पेपर माना जाता है, और एम्स जैसे एग्जाम्स में अब नीट पैटर्न है, यानी आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पर फोकस होके, आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर फोकस होके आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस बात को अपने मन से निकाल दो कि वक्त कम है, इसमें कुछ नहीं होगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं, हमने कुछ दिनों की आदत है, अभी से लगातार 20 से 25 दिन इन चीजों को करने की कोशिश करो। सीइंग सक्सेसफुल मोटिवेट अस, खुद को जीतते हुए देखना प्रेरित करता है। बेटा याद रखना, कोई भी चीज टफ लगती है, जब हम उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं कॉन्फिडेंस आता है। कहा जाता है एक छोटी सी टहनी कभी पतवार बनती है, एक छोटी सी चिंगारी कभी अंगार बनती है। बेबस समझ कर रौंदा गया था जिस मिट्टी को, वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। अब सोचो, आपके पास जो वक्त है, मैं बहुत आसान सा काम कह रहा हूं, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आसान चीज होती है हम वो करते नहीं हैं,
और जो चीज होती नहीं है उसको ढूंढते हैं। बहुत पुरानी, बहुत सिस्टमेटिक कहावत है, मृग मरीचिका में हम फंसे रहते हैं। हमें लगता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम क्या करेंगे। प्लीज आप समझो, विश्वास रखो, आपके हाथ में वो वक्त है, अभी है। एक फाइनल स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल स्ट्रेटेजी में हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें कम पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। आपने सुना है प्रैक्टिस से जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप जब प्रैक्टिस करोगे आप गलतियां करोगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक और काम हम करते हैं, हम पढ़ने ज्यादा लगते हैं। प्लीज, ये ठीक तरीका नहीं है। मैं कह रहा हूं आप कम से कम पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपने करना है, और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पहले स्टार्ट करेंगे आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और आए हुए क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो फिर हमें वो याद होगा, और यही हमें चाहिए, क्योंकि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस होगा। उसके बाद आपको करना है, आपने मॉक पेपर देने हैं। कंप्लीट सिलेबस के जो पेपर है उनकी प्रैक्टिस करनी है, और 3 घंटे का पेपर आपने 2.5 घंटे में बाकायदे लिखने की प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है। बहुत सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी हमारी कमी है, मैं फोकस करना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से समझेंगे। होता क्या है कि हम हमेशा जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे सामने क्या, हम उसको नहीं देखते। हमने पास्ट में क्या गलतियां की उस पर सोचते रहते हैं। जब हम पढ़ने भी बैठेंगे तो हमारे पास बहुत से क्वेश्चन होते हैं। हमने फिजिक्स नहीं आती, हमें केमिस्ट्री टफ लगता था, हमने ये नहीं पढ़ा, 11th में ये चैप्टर नहीं किया, वो नहीं किया, सिर्फ पीछे क्या क्या गलत किया सब सोचेंगे। प्लीज स्किप इट, भूल जाओ। जो बीत गया वो लौट के नहीं आएगा, और उसके बारे में सोचने से भी कुछ नहीं मिलेगा। आपके सामने प्रेजेंट है, वर्तमान है, उसको सोचो। और वर्तमान सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें अभी वर्क करना है। 2 कमी हमारी है, हम मैक्सिमम टाइम पीछे क्या गलतियां किए उनको सोचते हैं, और फिर आगे के सपने लगाएंगे। नहीं, अभी हमारे पास वक्त है, हम ये पढ़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। फ्यूचर जो होने वाला है आगे किसी ने देखा नहीं, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, सपने बुनेंगे। ये दोनों ही गलत है। आपने क्या करना है, प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। मेक अ हैबिट ऑफ डू इट नाउ। आपको वर्तमान में रहने की आदत डालो। हर चीज को वर्तमान में देखो। मैं 2 सबसे महान धर्म ग्रंथों का निचोड़ समझा रहा हूं आपको 2 लाइन में। बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में लिखा है, आने वाले कल का विचार मत करो। विचार, थॉट, आप जो होगा किसी ने देखा नहीं, उसके बारे में काहे को चिंता, क्या सोच रहे हो। गीता बोलती है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो तुम्हारा काम क्या है। अर्जुन को कृष्ण एक्सप्लेन क्या करते हैं, तुम युद्ध भूमि में, तुम्हारा काम क्या, कर्म करो, छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं हूं ना, मैं करूंगा ना जो करना है। आपने क्या करना है। मैंने क्या पढ़ा नहीं, मैं क्या कर पाऊंगी, मेरे से कुछ नहीं होगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इतनी सारी की सारी चीजें हम सोचते रहते हैं, और सिर्फ हम अपने टाइम को खराब करते हैं। हम फ्यूचर में क्या होगा, जो बीत चुका, जो लौट के नहीं आएगा, जो फ्यूचर में किसी ने देखा नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के हम अपने वर्तमान की वॉट लगा देते हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रेजेंट्स में रहिए, वर्तमान में रहिए। और वर्तमान अभी ये है कि आपको ईश्वर ने मौका दिया है, आपके पास ये एक दिन आपका इंपॉर्टेंट है, बस हमें इसमें कोई गलती नहीं करनी है। जैसे अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो गलती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि डिफरेंट वे में हम कुछ गाइड पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, वक्त नहीं है। कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है, उससे कई गुना इंपॉर्टेंट ज्यादा है हम क्या न पढ़ें। अगर हमें कम समय में आसानी से सिलेक्शन चाहिए तो सबसे बेहतरीन पॉइंट्स ये है, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। जो पोर्शन, जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग थे, आपने अभी आदत नहीं बनाई थी एनसीईआरटी की, तो देखो एनसीईआरटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्लीज
एनसीईआरटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी एक ऐसा विषय है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जिसको हम महीने भर में 10 बार पढ़ सकते हैं, कोई गाइड नहीं कर सकते। और आपको पता होना चाहिए नीट का जो एग्जामिनर है, नीट का जो एग्जाम होगा, एग्जामिनर को 90% क्वेश्चन लिखना पड़ता है कि इन्होंने इस क्वेश्चंस को किस पैराग्राफ, किस पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी से उठाया है। इतना सब कुछ पता है, आसान है, तो बस एक चीज की कोशिश करिए, सिर्फ एक चीज की कोशिश करना है आपने कि हमने एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, एक पॉइंट। और दूसरा जो विषय हमने बोला है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी हमें जो शुरुआत करनी है वो सिर्फ और सिर्फ पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन से करनी है, जो पिछले सालों में पहले पूछे गए हैं। इन दो चीजों से हमें बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। हम सबसे गलत काम क्या करते हैं, हम पीछे की गलतियों को सोचते रहते हैं, भविष्य के सपने बुनते रहते हैं, कल्पनाओं में जीते हैं, और वर्तमान जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है हम इसकी वॉट लगा देते हैं। हम किताब खोलते हैं तो प्लानिंग और टाइम टेबल सबसे पहले बनाते हैं, 4 दिन में 5 दिन में ये करना है। कुछ मत करो, बस एक बार स्टार्ट करो। फर्स्ट चैप्टर से, बायोलॉजी से स्टार्ट करो, एक बार पढ़ना, धीरे धीरे कंसंट्रेट होकर आप पढ़ने की कोशिश करो, आए हुए उस चैप्टर से क्वेश्चंस कर लो, धीरे धीरे करोगे। सीइंग सक्सेसफुल मोटिवेट अस, पहले आपकी जो स्ट्रेंथ है उनको स्ट्रांग करो ना, उसके बाद जो हमारा वीक पोर्शन है प्यार से हम उसको टैकल करेंगे, धीरे से मैनेज करेंगे। अगर हमारा दुश्मन थोड़ा ताकतवर है तो स्ट्रेटेजी बना के वार करना चाहिए। शुरुआत का 1 महीना आपने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे, आपको फोकस करना है, पिछले सालों के आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। हमने अगर आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए, मगर मैं बोलूं कि आप अभी आज की डेट में बहुत आसानी से आप 8-9 घंटे पढ़ सकते हो घर पे, तो उस 8-9 घंटे में अगर हमने 2 से 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ी तो 5 से 6 घंटे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे? बहुत आसानी से, आपने देखो लिखना है, आपको समझने की कोशिश करो। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको ओएमआर शीट लेनी है और गोले भरने हैं, एक बात हो गई। और दूसरा विषय और इंपॉर्टेंट है कि आपने जो फिजिक्स है, न्यूमेरिकल है, उसकी भी राइटिंग और लिखने की प्रैक्टिस करनी। आए हुए क्वेश्चंस की ही 5 से 6 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे, वो याद होने लगेंगे, वो तरीके हमें समझने लगेंगे। सबसे बड़ी चीज, फिजिक्स में हमारी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ती है, कुछ आसान फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बायोलॉजी में 330 नंबर लाना आसान है, 320 से 330 नंबर हम आसानी से ला सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं होते। ऐसे ही केमिस्ट्री में हम 150 नंबर अचीव कर सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी और आए हुए क्वेश्चंस के दम पे। हाँ, फिजिक्स अगर हमारा टफ भी है तो फिजिक्स में हम 100 नंबर, 110 नंबर लाएं, 90 नंबर, 80 नंबर पे भी हम सेफ जोन में हैं, लगभग हम 580 नंबर पहुंच जाएंगे। तो हमें हमारी ताकत देखनी है कि हम किस जगह थोड़ा सा पीछे हैं, हम कहां लैग कर रहे हैं, इसको हमें कैसे इंप्रूव करना है। कम पढ़ो, बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं शेयर करना चाहता हूं। प्लीज आप कम पढ़िए, लेकिन जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है। याद रखिए, एक गलतफहमी आप लोगों ने पाल रखी होगी, आपको लगता है कोई भी चीज़ हम डिटेल पढ़ेंगे उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हमसे सही होगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। जब भी आप जितना भी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, डिटेल पढ़ लो, लेकिन जब सामने क्वेश्चन आएगा तो आप गलती करोगे, तो क्या करना चाहिए? आप गलती तभी नहीं करेंगे जब आपने उस टाइप्स के क्वेश्चन कम से कम 4 to 5 टाइम पहले प्रैक्टिस किए हैं। आसान सी चीज है, क्योंकि जब आप पहले गलती कर चुके हैं, हम गलतियों से सीखते हैं भाई। बचपन से सीखो, देखो साइकिल चलाना सीखे थे, बिना गिरे कभी साइकिल चला पाए सीखे? ये तो स्टेप है। क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ के आपने साइकिल चलाना सीखा था? आपने प्रैक्टिस की थी, और प्रैक्टिस से ही आपने परफेक्ट बने हो। जरा समझने की कोशिश करो। बहुत छोटी सी कहावत है, सब मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं।
हम गिरे हैं, उठे हैं, धीरे धीरे सीखें। मैं चाहता हूं आप गलती करो, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है, गलती होगी और सब गलती जितनी करोगे उतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि फाइनल एग्जाम में वो गलती नहीं होने वाली। और बेहतरीन आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आप सही करते हो एग्जैक्ट उसके टाइप्स के आपने कम से कम 5 to 6 टाइम पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। इसलिए सबसे बेहतरीन पॉइंट, कम पढ़ो प्लीज। एक राज बता रहा हूं आपने, कोई भी टीचर इस तरीके से नहीं कहता। मैं कह रहा हूं आप कम पढ़ो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है करो। और कम में भी हमें क्या पढ़ना है, जिसको बार बार पढ़ना है, जिसकी लाइन से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, और वो सीधी सीधी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके हाथ में है। पूरा का पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल पोर्शन, और अगर फिजिक्स में मैंने बोला कि आपको लग रहा है फिजिक्स टफ है, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, तो बेटा वो आपका सिलेक्शन नहीं रोकता, वो आपकी रैंक इंप्रूव करता है। और स्टेप बाय स्टेप्स करो। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि सीइंग सक्सेसफुल मोटिवेटर्स, खुद को जीतते हुए देखना, ये आपको प्रेरित करेगा। तो आप समझो चीजों को। सबसे पहले 2 से 3 बार एनसीईआरटी चैप्टर्स के पढ़ो, और टाइम भी मैंने फिक्स कर दिया। बहुत आसान सी चीज है, जब भी सो के उठो सुबह 15-20 मिनट के अंदर, क्योंकि वो शुरुआत का जो 1.5-2 घंटा होता है, अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो शुरुआत जो सुबह आप सो के उठे हैं उसमें आपको उतनी एनर्जी और एफिशिएंसी मिलेगी। तो उस समय सबसे पहले अपने एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालो। फिर आप नहा लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, और उसके बाद से फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बैठ जाइए। फिजिक्स करिए, कुछ और सब्जेक्ट्स करिए। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे के पैकेज में पढ़ने की आदत डालो। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं लगातार 3-4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है वो पढ़ाते हैं, कभी भी कोई व्यक्ति 3 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं बैठ सकता। अगर एग्ज़ाम ना हो, आपकी मजबूरी ना हो, तो आप बैठ के सिटिंग नहीं कर सकते। सच तो ये होता है। तो इसलिए आप 2-2 घंटे में कम से कम बैठने की आदत डालिए। नॉन स्टॉप 2-2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, जनरली उसको हिंट के रूप में आप नोट करो या गोला बनाओ, कर सकते हैं। और रोज रात को सोने से पहले 1 घंटे उन गलत पॉइंट्स को एक बार सरसरी नजर से देखो, पलटो। बहुत आसान सी चीज है। और सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस करने हैं, और बार बार जब वो हो जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने बढ़ानी है। मुझे नहीं लगता, आप स्ट्रेटजी के साथ वर्क करिए प्लीज, आप स्ट्रेटजी के साथ वर्क करिए। सिलेक्शन बहुत आसान है बेटा। हम कुछ गलतियां करते हैं और इस वजह से हम सिलेक्शन से दूर होते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। मुझे पता है आप सभी इसमें जरूर इन्वॉल्व हैं और गलतियां करते हैं, और मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं कि आपको हर छोटी छोटी चीज़ जो आपको अच्छी लगती थी, प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए। मैं एक वर्ड यूज़ करता हूं, आपको जिस चीज़ में खुशी होती थी उसको छोड़िए। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, आप टिकटॉक देखते हैं, आप नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखते हैं, आप फेसबुक देखते हैं, प्लीज़ आप इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करो। एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक घंटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना है बेटा। खुशी और आनंद में बहुत अंतर है, और दोनों में आपस में बनती नहीं है। आपको हर खुशी को छोड़ना होगा, तब आपको आनंद मिलेगा, अचीव मिलेगा। और अगर आपने अपना ड्रीम्स कॉलेज, आपने अगर मेडिकल में सिलेक्ट हो जाते हैं, वो क्षण, वो मोमेंट्स आनंद होगा। और आनंद तभी मिलेगा प्लीज़ जब आपको इंस्टेंटेनियस छोटी छोटी खुशियाँ, कोई वीडियो देखना, कोई मूवी देखना, इन चीज़ों को छोड़ दो। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ोगे, हर वो छोटी छोटी चीज़ जो आपको अच्छी लगती थी प्लीज़ छोड़ दो। सुबह देर तक सोना अच्छा लगता था, छोड़ दो। थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो, और सो के उठते ही प्लीज़ 2-3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालो। ये कुछ ऐसे बेहतरीन पॉइंट थे जो मुझे आपसे शेयर करने थे। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो दिन है, वक्त है, इस सपनों से जुड़े हुए हैं, लौट के नहीं आएंगे। आप एहसास कर लो, आप सभी से मैसेज है, अगर इम्पोर्टेंट्स है और आपके सपनों में जान है तो ज़रूर मिलेंगे। और ये वक्त की नज़ाकत है। प्लीज़, जब पूरा देश, पूरी दुनिया
एक ऐसे प्रोफेशन से आशा भरी नज़रों से देख रही है। हम हमारी देशभक्ति, हम हमारी राष्ट्रभक्ति, अपने कैरियर और अपने सपनों को सजो के हम क्यों ना अचीव करें। ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। सबसे इम्पोर्टेंट ये कुछ पॉइंट्स हैं। मैं कंक्लूड करूं 2 मिनट के अंदर अगर आपसे, तो मैं ये चाहता हूं, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। मैं 2-3 पॉइंट जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला मेरा मैसेज ये है कि जो आपके पास को नीट का एग्ज़ाम है, आपके पास वक्त है, स्ट्रेटजी बना के हम काम करेंगे, हम आसानी से सक्सेस मिलेगी, आसानी से मिलेगी। याद रखिएगा क्या करना है। एक एक दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक दिन का हमें सदुपयोग करना है। क्या नहीं करना है, एकदम नहीं पढ़ना है ज़्यादा। क्या पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको एनसीईआरटी पे करना है, पूरी बायोलॉजी पे, पूरी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। और क्या प्रैक्टिस करनी है, पिछले सालों के 15 सालों के आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहली बार करनी है, बार बार करनी है। हमें बार बार रिपीट करना है एनसीईआरटी को, कम से कम 10 बार से ज़्यादा पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमें कम से कम 5-6 बार से ज़्यादा लगाना है। ये काम हमें करना है, लगातार करना है। मेरी आप सभी से शुभकामनाएं हैं और आप सभी बेहतरीन ढंग से इन चीज़ों को यूटिलाइज करोगे। और आप सभी को मैं बहुत सारे विशेष के साथ बेस्ट विशेष बोल रहा हूँ कि आप अभी से लग जाएंगे। आने वाला दिन आपके लिए एक एक दिन इम्पोर्टेंट हो और ईश्वर आप में वो ताकत दे, वो क्षमता दें कि आपके जो सपने हैं आप उसे अचीव कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।